नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम मुगल काल से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके रेखाचित्र बनाया जाता था, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे चरबा कहा जाता था। इसका सही जवाब हो जाएगा चरबा। तो मुगल काल में क्या होता था, चिंकारा की जो पारदर्शी जो खाल है, खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके रेखाचित्र बनाया जाता था, जिसे क्या कहते थे? चरबा कहते थे। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, उसके बारे में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। पहला है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। तो बिल्कुल सही बात है। बाबर ने जो बाबरनामा जो लिखी है वो कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी, क्योंकि जो बाबर जो था ये फारसी का, अरबी का और तुर्की जो भाषा है उसका कुशल जानकार था। दूसरा है, तुर्की मुगल राज दरबार की राजभाषा थी। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। मुगल राज दरबार की जो राजभाषा जो तुर्की नहीं थी वो क्या थी? वो थी फारसी। मुगल राज दरबार की जो राजभाषा क्या थी? फारसी थी। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी जो है, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। यहाँ पे कौन कौन सी इमारतें हैं जो मुगल बादशाह बाबर के द्वारा निर्मित हैं? तो पहली इमारत है काबुली वाला बाग, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में, और जामा मस्जिद जो संभल है। ये दो इमारतें जो हैं ये बाबर के द्वारा निर्मित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाए। नेक्स्ट है, वह कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? तो देखो, कौन कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? तो देखो, एक तो बाबरनामा तो सबसे फेमस है, बाबर ने लिखी थी। दूसरा था जहांगीर। तो जहांगीर और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे जाते थे? तो उस समय जो राजभाषा थी वो थी फारसी। तो आंसर हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो इसका सही जवाब है बाबर ने। बाग ए नीलोफर का निर्माण किसने कराया? बाबर ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की? तो सही जवाब हो जाएगा हुमायूं ने। हुमायूं ने दीन पनाह नाम से एक नगर की स्थापना की थी। तो हुमायूं इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है सैयद अली और अब्दुस समद। ये हुमायूं के काल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी चित्रकारों में पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था? ईरानी जो चित्रकार थे इसमें से कौन सा पिता पुत्र का जोड़ा हुमायूं के दरबार में था? तो इसका जो सही जवाब है वो है मीर मुसब्बिर और सैयद अली। ये पिता पुत्र का जोड़ा हुमायूं के दरबार में था। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? तो इसका सही जवाब है मीर सैयद अली और अब्दुस समद। इन 2 चित्रकारों को भारत लाया था। कानून ए हुमायूनी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ख्वांदा जो पीर है वो कानून ए हुमायूनी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने करवाया। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने कराया। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है। 4 बाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है। तो बिल्कुल सही बात है। 4 बाग जो शैली है
वो बगीचे के मध्य अवस्थित होती थी, बगीचे के बीच में बनाती थी। लाल बलुआ जो पत्थर है वो लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है। लाल जो बलुआ जो पत्थर होता है ना, वो मकबरा निर्माण की मुख्य वस्तु होती थी। तो दोनों कथन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए व बी, 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुगल वास्तुकला के दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण है। मुगल वास्तुकला का कौन सा उदाहरण है जो दोहरे गुंबद का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है मुगल वास्तुकला के दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक जो उदाहरण है वो है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जो दोहरे गुंबद का प्रारंभिक उदाहरण है। देखो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है इसमें सबसे पहली बार पित्रा जो ड्यूरा जो पद्धति है उसका अपनाया गया था इसमें, मतलब इसमें सबसे पहले पित्रा ड्यूरा जो पद्धति है उसमें काम में लिया गया था। जबकि दोहरे गुंबद आकार की जो पहला जो मकबरा प्रारंभिक जो उदाहरण है वो है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है 4 बाग शैली में निर्मित भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। देखो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो एतमाद उद दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया, बिल्कुल सही बात है। किला ए कुहना मस्जिद जो है शेरशाह सूरी ने बनवाई, बिल्कुल सही बात है। लाहौर का जो किला है वो अकबर ने बनवाया, बिल्कुल सही बात है। जो हुमायूं का जो मकबरा है वो औरंगजेब ने नहीं बनवाया। हुमायूं का जो मकबरा है वो औरंगजेब ने नहीं बनवाया, किसने बनवाया? देखो हुमायूं का जो मकबरा है ये अकबर के काल में बना था, पहली बात तो ना। और इसका जो निर्माण है, जो हुमायूं की जो पत्नी थी ना हाजी बेगम, उनकी देख रेख में हुमायूं के मकबरे का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासक अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत निम्न में से कौन सी है। तो देखो सबसे पहले अपने पिता का मकबरा बनवाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है वो मुगल काल की प्रथम इमारत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आगरा स्थित जहांगीरी महल का निर्माण कराया। जहांगीरी जो महल का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने करवाया, सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इमारतें फतेहपुर सीकरी के हरम-सरा खंड का हिस्सा हैं। कौन सी इमारतें जो है हरम-सरा का हिस्सा है? तो हरम-सरा जो है ना ये बेगम जो होती है ना उनके लिए बनाया गया था। तो कौन कौन सी इमारतें हैं हरम-सरा का हिस्सा? तो देखो एक हो जाएगा जोधाबाई का महल, मरियम महल, पंचमहल भी था, बीरबल महल। ये सारे जो महल है ना ये हरम-सरा के हिस्सा थे फतेहपुर सीकरी के। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध जो स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंच जो महल है इसमें बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, कहाँ पे हैं? तो अकबर के द्वारा बनाई गई जो श्रेष्ठतम इमारतें हैं वो कहाँ पे हैं? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। जोधाबाई का महल स्थित है। जोधाबाई का जो महल है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो यहाँ पे देखो जहांगीर जो महल है ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, जबकि तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा ये सारे फतेहपुर सीकरी में हैं। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की, हाँ देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरपीसी में पूछा गया था। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को
पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा था? फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी जो ब्राउन है उन्होंने स्थापत्य कला का मोती कहा था? तो इसका सही जवाब है तुर्की सुल्ताना का जो महल है उसको स्थापत्य कला का मोती कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरकालीन इमारत जिसके खंभों पर विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के निशान उभरे हुए हैं वो कौन सी इमारत है? तो इसका जो सही जवाब है वो है फतेहपुर सीकरी का पंचमहल। फतेहपुर जो सीकरी का जो पंचमहल है ये अकबर काल की वो इमारत है जिसके खंभों पर विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के निशान उभरे हुए हैं, तो वो है फतेहपुर सीकरी का पंचमहल। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया? तो बिल्कुल सीधा सा जवाब है अकबर ने। क्यों बनाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी के भवनों में निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी है? तो अंतिम महल कौन सा है जो फतेहपुर सीकरी में बनाया गया? वो है चहारसुख। चहारसुख है वो अंतिम महल है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद के किले का निर्माण किसके काल में हुआ? इसका सही जवाब है इलाहाबाद के जो किले का जो निर्माण हुआ अकबर के काल में हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रतिच्छेदी मेहराबों का प्रयोग हुआ है? कौन सा मंदिर है जिसमें प्रतिच्छेदी जो मेहराब हैं उसका प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है गोविंद देव जी जो मंदिर है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर जो सीकरी है इसका इबादत खाना क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर जो चर्चा करता था ना उसको इबादत खाना कहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है? तो इसका सही जवाब है रज्मनामा। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो क्या कहलाता है? रज्मनामा। नेक्स्ट है, अकबर के समय में महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वालों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो जफर जो बेग है वो शामिल नहीं था। है वो है ग्रंथ अनवर ए सुहेली, फारसी अनुवाद है। किसका फारसी अनुवाद है? अनवर जो ए सुहेली जो है वो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी जो अनुवाद है वो क्या है? अनवर ए सुहेली। नेक्स्ट है, मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? मुगल काल में जो लीलावती जो पुस्तक है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही जवाब है फैजी ने। लीलावती जो पुस्तक है इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में संस्कृत भाषा के लेखन को आश्रय मिला? देखो, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में संस्कृत भाषा का जो लेखन है उसको आश्रय मिला? तो इसका सही जवाब है अकबर। अकबर के शासनकाल में संस्कृत भाषा के जो लेखन है उसको आश्रय मिला। नेक्स्ट है, अकबरनामा किसने लिखा? किसने अकबरनामा लिखा? तो इसका सही जवाब है अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। हाँ जी। नेक्स्ट है, मुगल काल में मंजिला आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे था? मुगल काल में मंजिला आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो सही जवाब है पुस्तक के भाग थे। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक वृत्तांत दिया है। तो अबुल फजल ने मुगल साम्राज्य का जो प्रशासनिक जो वृत्तांत है वो किस में दिया है? तो इसका सही जवाब है आईने अकबरी में। आईने अकबरी में। देखो, नेक्स्ट है, अकबर सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? मतलब अकबर को जो है ना कौन सी सुलेख शैली सबसे ज़्यादा पसंद थी? तो इसका सही जवाब है नस्तालिक जो है ना, अकबर को बहुत ये हैंडराइटिंग बहुत पसंद थी, नस्तालिक शैली। तो देखो, नस्तालिक क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
ये एक प्रकार से फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, वो है नस्तालिक। फारसी लिपि है कहने का मतलब ये। नेक्स्ट है, एक साइड में है कलाकार, दूसरी साइड में उनकी प्राप्त उपाधियां हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी उपाधि सही है। एक साइड में तो उप कलाकार है, दूसरी साइड में उसकी उपाधि है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अब्दुस समद है, इसको किसकी उपाधि दी गई थी? तो इसको उपाधि दी गई थी सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। तो देखो अब्दुस समद को किसकी उपाधि दी गई है? सीरी कलम की। नेक्स्ट देखते हैं अबुल जो हसन है, अबुल जो हसन है, इसको किसकी उपाधि दी गई थी? नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। तो अबुल हसन को किसकी उपाधि दी गई है? नादिर उल जमा की। नेक्स्ट है कश्मीर का मोहम्मद हुसैन। कश्मीर का जो मोहम्मद हुसैन है उसको किसकी उपाधि दी गई थी? उसको उपाधि दी गई थी जरी कलम की उपाधि दी गई थी। जबकि लास्ट है, लास्ट है उस्ताद जो मंसूर है, इसको किसकी उपाधि दी गई थी? इसको उपाधि दी गई नादिर उल असरार की उपाधि दी गई थी। देखो इसको किसकी उपाधि दी गई थी? नादिर उल असरार की। देखो एक एक करके दोबारा से देखते हैं। अब्दुल समद को किसकी उपाधि दी गई थी? सीरी कलम की। अब्दुल समद को किसकी दी गई थी? सीरी कलम की। और अब्दुल हसन को किसकी उपाधि दी गई थी? अब्दुल हसन को किसकी उपाधि दी गई थी? तो इसकी दी गई थी नादिर उल जमा। मोहम्मद हुसैन जो कश्मीर का था उसको किसकी उपाधि दी गई थी? जरी कलम की। और उस्ताद मंसूर है ना, इसको दी गई थी नादिर उल असरार की। पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? तो इसका सही जवाब है किताब खाना। पांडुलिपियों के मुगल निर्माण का जो केंद्र था वो क्या कहलाता था? किताब खाना कहलाता था। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की गई? तो इसका सही जवाब है अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है। तो गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। नेक्स्ट है मुसलमान विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसमें सही जवाब है अब्दुल रहीम खान खाना। देखो हिंदी साहित्य में मुसलमान जितने भी विद्वान थे उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? अब्दुल रहीम खान खाना। देखो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। किनके दरबार में थे? तो इसका सही जवाब है अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट है पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा? तो ये बात कही है अबुल फजल ने। किसने कही है? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? मतलब इनमें से कौन सा सम्राट है जो अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो इसमें सही जवाब है ख्वाजा अब्दुस समद जो थे वो चित्रकारी के उस्ताद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्रकारों में से सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई। तो किसको दी गई? अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। हाँ जी। देखो नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो था दसवंत। कौन था? दसवंत। नेक्स्ट है पित्रादूरा का प्रारंभ किसने किया? पित्रादूरा है, इसका प्रारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। और कौन सी बिल्डिंग से इसका स्टार्ट होता है? तो एतमादुद्दौला का मकबरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल कालीन इमारत में पित्रादूरा का प्रयोग किया गया? तो इसका सही जवाब है एतमादुद्दौला का मकबरा में सबसे पहले पित्रादूरा का प्रयोग किया गया।
देखो इधर सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। इधर तो लेखक हैं और इधर इनकी कृतियां हैं। हाँ जी, देखो इसमें देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, बदायूनी ने लिखी है मुंतखब उल तवारीख। बदायूनी की जो रचना है वो कौन सी है? मुंतखब उल तवारीख। इसके बाद में मोतबिंद खां की जो रचना है वो है इकबाल नामा जहांगीर। इसके बाद में जो लाहौरी की जो रचना है पादशाह नामा है। लाहौरी की रचना कौन सी है? पादशाह नामा है। और जबकि अहमद यादगार की जो रचना है वो है तारीख़ शाही। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ सही समझ में आ गया। एक बार पुनः देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले है बदायूनी की रचना कौन सी है? मुंतखब उल तवारीख बदायूनी की रचना है। इसके बाद में मोतबिंद खां की रचना कौन सी है? तो मोतबिंद खां की रचना है इकबाल नामा जहांगीरी। लाहौरी की रचना कौन सी है? तो लाहौरी की रचना है पादशाह नामा। और अहमद यादगार की रचना कौन सी है? तारीख़ शाही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट है मुगल चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था, तो कौन था बताओ? तो इसका सही जवाब है मंसूर। मंसूर जो था वो शिकार के चित्र बनाने में बहुत निपुण था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार से संबंधित नहीं है? कौन सा चित्रकार है जो अकबर के दरबार से संबंधित नहीं है? तो देखो कौन कौन संबंधित है। बसावन भी अकबर के दरबार से संबंधित है, मुकुंद भी अकबर के दरबार से संबंधित है, बिशन सैयद अली भी अकबर के दरबार से संबंधित है। लेकिन कौन सा चित्रकार है जो अकबर के दरबार से संबंधित है? वो नहीं है, वो बिशनदास है। सही जवाब हो जाएगा बिशनदास। आज जो चित्रकार है, ये जो चित्रकार है ये जहांगीर के काल का है। जहांगीर के काल का है। और जहांगीर का जो काल है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट है जहांगीर ने उसे प्रतिकृति चित्रकला में बेजोड़ पाया, वह कलाकार था। मतलब कौन सा कलाकार था? जो प्रतिकृति जो चित्रकला है वो उसमें सबसे बढ़िया चित्रकार था कहने का मतलब। तो इसका सही जवाब है अबुल हसन। प्रतिकृति चित्र बनाने में बेजोड़ ये था अबुल हसन। चित्रकार साइफा बानो और नादिरो बानो किसके शासनकाल में हुई? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। साइफा बानो और नादिरा बानो जो चित्रकार हैं वो किसके शासनकाल में हुई? जहांगीर के काल में। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो स्वर्णकाल कौन सा माना जाता है? जहांगीर का जो काल है वो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार के चित्रकारों में कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? प्राकृतिक विषयों के चित्र बनाने हों तो कौन प्रसिद्ध था? तो उस्ताद मंसूर जो था वो प्राकृतिक विषयों के चित्र बनाने में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार के निम्न चित्रकारों में कौन चित्रकार थे? तो इसका जो जहांगीर के काल के केवल बात करें तो एक तो था अबुल हसन और उस्ताद जो मंसूर हैं ये जहांगीर के काल के चित्रकार हैं। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। हाँ जी, जबकि जो अब्दुल समद है और मीर सैयद अली है ना, ये हैं हुमायूं के काल के चित्रकार हैं। हुमायूं के काल के चित्रकार हैं। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन हैं जहांगीर के काल के। नेक्स्ट है निम्न नाम चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की? मतलब जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान करी? इसका सही जवाब है अबुल हसन को। नेक्स्ट है किस कला मर्मज्ञ ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा? मतलब किस कला मर्मज्ञ ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा? तो इसका सही जवाब है पर्सी जो ब्राउन है, उन्होंने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो दिल्ली का जो लाल किला है उसका जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय स्मारक को हाल ही में विश्व हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है लाल किला। लाल किला जो है इसको हाल ही में
विश्व हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली की जो प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती तक उतारा गया है? मतलब किस प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत के लिए उत्प्रेरित होकर ये कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो किस इमारत के लिए कहा गया था ये? दिल्ली के लाल किले के भवन के लिए किसी प्रत्यक्षदर्शी ने कहा था कि इसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है। नेक्स्ट है, ताजमहल का वास्तुकार था, ताजमहल का जो वास्तुकार था वो कौन था? तो उस्ताद ईसा जो खां है वो ताजमहल का वास्तुकार था। देखो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, नीचे के ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। आराम बाग जो है आगरा में बनवाया किसने बनाया? बाबर ने बनाया। निशात जो बाग है श्रीनगर में बनवाया अकबर ने बनाया। पिंजौर जो बाग है पंचकुला में बनवाया औरंगजेब ने बनाया। लेकिन शालीमार जो बाग लाहौर में है वो जहांगीर ने नहीं बनाया। शालीमार बाग कौन? लाहौर का, ये शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। तो उम्मीद करता हूँ सही समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासन में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? तो इसका सही जवाब है शाहजहां। तो इसी मयूर सिंहासन पे कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था जो वर्तमान में लंदन में है। देखो नेक्स्ट है, शाहजहां के काल में मुगल चित्रकला का आकर्षण बिंदु हो गया। तो शाहजहां के काल में जो मुगल चित्रकला है उसका आकर्षण बिंदु क्या था? तो इसका सही जवाब है व्यक्तिवादी, मतलब पर्सनल चित्र ज़्यादा बनते थे। नेक्स्ट है, पंडित जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? तो पंडित जो जगन्नाथ जो थे वो मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में राजकवि थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट है, मुगलकालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय का लेखक था? कौन था? इसका है सही जवाब है चक्र कवि जो है मुगलकालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय का लेखक था। नेक्स्ट है, बीवी का मकबरा, बीवी का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने कराया। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? इसका सही जवाब है बीवी के मकबरे। बीवी को जो मकबरा है उसको दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा सफ़ेद संगमरमर से बनाई मस्जिद का नाम? औरंगजेब ने सफ़ेद संगमरमर से जो मस्जिद बनाई उसका नाम क्या है? तो लाल किले की जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। नेक्स्ट है, अकबर के लाल किले में दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है औरंगजेब ने। दिल्ली के जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के काल के लेखकों और उनकी रचनाओं को सुमेलित नहीं है। कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? तो देखो इसका सही जवाब, इसका देखो कौन सी सही सुमेलित नहीं है ना? देखो मिर्जा मोहम्मद कासिम का है आलमगीरनामा, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, नेक्स्ट है भीमसेन का है नुस्खा ए दिलखुश, बिल्कुल सही सुमेलित है। ईश्वरदास नागर का है फतुहात ए हालगिरी, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित नहीं है वो ये है मोहम्मद साकी का खुलात उल तवारीख। देखो ये जो मोहम्मद साकी का नहीं है, ये किसका है? खुलासा उल तवारीख, ये रचना है सुरजन राय भंडारी की। ये किसकी है? सुरजन राय भंडारी की रचना है। सुरजन राय भंडारी की रचना है खुलासा उल तवारीख। जबकि मोहम्मद साकी की कौन सी रचना है? वो है मासिरे आलमगिरी। मासिरे
आलमगिरी, ये मोहम्मद साकी की रचना है, आलमगिरी। तो उम्मीद करता हूँ ये सही समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, देखो यहाँ पे अपने को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आलमगीरनामा, सबसे पहले बात करते हैं आलमगीरनामा। तो आलमगीर जो नामा है इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। आलमगीरनामा के लेखक कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। नेक्स्ट है तबकात अकबरी। तबकात जो अकबरी है ना, इसके लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। और नेक्स्ट है चहार चमन। चहार चमन के लेखक कौन हैं? वो हैं चंद्रभान बहमन। और लास्ट है इकबाल नामा जहांगीरी। इकबाल नामा जो जहांगीरी है, इसके लेखक हैं इकबाल नामा जो जहांगीरी है, इसके लेखक हैं मोतबिंद खां। इसके लेखक कौन है? मोतबिंद खां। तो देखो बिल्कुल सीधा सीधा अपन दोबारा से याद करने की कोशिश करते हैं। देखो आलमगीर जो नामा है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। तबकात अकबरी, इसके लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन, इसके लेखक कौन है? चंद्रभान बहमन। और इकबाल जहांगीरी, इसके लेखक कौन है? मोतबिंद खां। तो देखो अगर वैसे बात करें नंबरिंग के हिसाब से, तो आलमगीर नामा के लेखक हैं मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। तबकात अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन के लेखक हैं चंद्रभान बहमन। और इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक हैं मोतबिंद खां। तो इसका हो गया 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 4 3 1। तो इसका देखो सही जवाब हो जाएगा 2 4 3 1, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वास्तुकला के विषय में असत्य है। कौन सी बात असत्य है मुगल वास्तुकला के संदर्भ में? पहली बात है मुगल वास्तु में हिंदू मुस्लिम शैलियों के मिश्रण की प्रक्रिया अपनी पूर्णता पर पहुंची। बिल्कुल सही बात है। वास्तु के क्षेत्र में बाबर और हुमायूं का योगदान नगण्य प्राय है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शेरशाह द्वारा निर्मित भवन दिल्ली के सुल्तानों के समय में विकसित हुई शैली और परिवर्ती मुगल शैली के मध्य की कड़ी है। बिल्कुल सही बात है। देखो नेक्स्ट है हुमायूं के मकबरे को हिंदी मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई, आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट है मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो इसका सही जवाब है फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। तो देखो मुगल काल के एमसीक्यू यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि उनको भी इस बात का बेनिफिट मिल सके।